हेलो एवरीवन, दिस इज राम। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले एक नए चैप्टर की शुरुआत, जिसका नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक है। आप इसे पढ़ेंगे तो आपको बोरियत बिल्कुल भी नहीं महसूस होने वाली है। अभी तक हमने जो भी पढ़ा वह था करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, चार्जेस के बारे में था कि चार्जेस उनके बीच में फोर्स कैसे होता है, मूव कैसे करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में था। लेकिन आज हम जो स्टार्ट करने वाले एक फ्रेश और न्यू चैप्टर को, जिसका नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो अभी जिसने भी पिछले चैप्टर्स को कवर नहीं करा है तो उनके लिए कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ से एक फ्रेश स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप लोग यहाँ से भी अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे कुछ बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट। और आज हमारे जो चैप्टर्स हैं वह उस चैप्टर का नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ठीक, उसमें सबसे पहले हम जो कवर करेंगे उसमें हम देखेंगे कुछ बिहाइंड द सीन्स कि मैग्नेटिक फील्ड आखिर होती क्या है, मैग्नेटिज्म का कहाँ से कहाँ या मतलब उभर कर कहाँ से इस कॉन्सेप्ट को लाया गया। ठीक, तो कुछ हम बिहाइंड द सीन्स देखेंगे, उसके बाद हम मेन कॉन्सेप्ट पे पहुंचेंगे। आज जो हमारे टॉपिक्स कवर होंगे वह होंगे कुछ जो आपके बता सकते हैं बायोट सेवर्ट्स लॉ, और करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती है उसके फार्मूले को हम डिराइव करने वाले हैं। तो ये रहेगा हमारे पूरे क्लास का ओवरव्यू। और चलिए देखते हैं कुछ बिहाइंड द सीन्स की मैग्नेटिज्म से मतलब आखिर क्या है, कहाँ से यह उभर के आ गया। ठीक, तो चलो देखते हैं, कुछ इसके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं और देखते हैं कि आगे हमें क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ से स्टार्ट होती है बिहाइंड द सीन्स। ठीक, तो बिहाइंड द सीन्स में हम आज देख लेंगे हैं कि इसकी आखिर जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 2-3 केसेस देखेंगे जो कि आपको किस बुक में मिल जाएगी। आपको एक बुक बताया जा रहा है जिसका नाम है क्या, जो आपको एस सी वर्मा सर का बुक आपको देखने को मिल जाएगा। एस सी वर्मा सर का एक बुक है फिजिक्स का। ठीक, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 करके आते हैं। तो उसमें जो वॉल्यूम 2 है उसमें मैग्नेटिज्म दिया हुआ है। तो अगर आप उसे प्रेफर करना चाहते हो तो बहुत ही बेस्ट बुक है। अगर आपके पास है तो आप उसे साइड में अपने खोल सकते हैं, या फिर मैं बता रहा हूँ आप बस सुनते जाइए। ठीक, तो उसमें बताया गया है कि उसके कुछ बिहाइंड द सीन्स में कि क्या होता है। सबसे पहले देखना, हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। मान लो एक वायर है, इसके अंदर करंट जा रही है, इसके अंदर करंट फ्लो कर रही है। अगर हम इसके पास में एक चार्ज को रखें, हमने इसके पास एक चार्ज को रख दिया और इसमें करंट हमारा जा रहा है। तो पहला जो केस बना ना वह कुछ इस तरह से था कि इसके ऊपर, अब एक चीज तुमने नोटिस किया होगा कि जिस भी कंडक्टर के अंदर करंट बह रहा होता है उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, मतलब पॉजिटिव, जितने भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही निगेटिव चार्ज होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा। मतलब नो इलेक्ट्रिक, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप नहीं होगा। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप नहीं होगा तो अगर हम इस चार्ज को रेस्ट पर रखे थे, हमने इस चार्ज को रेस्ट पर रखा था इस वायर के थोड़ा जस्ट बाद में, मतलब इस वायर है अगर यहाँ पर तो उसके साइड में हमने एक चार्ज को रेस्ट पर रख दिया, और वहाँ इस वायर की वजह से तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज उतने ही नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज हैं, दो आपस में एक न्यूट्रल, मतलब आपस में एक दूसरे से न्यूट्रल है। ठीक, तो न्यूट्रल है तो यहाँ पर उसका मतलब है कि वहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप नहीं होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप नहीं होगा तो इस पर कोई भी फोर्स नहीं होगी। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकला कि जो हमारा रेस्ट चार्ज होता है ना, तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगती। अगर हम एक वायर के पास एक रेस्ट चार्ज को रख दें तो वह कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है, नो फोर्स एक्ट। ठीक, रेस्ट चार्ज पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करता है। यहां से एक कंक्लूजन निकला था। अब सेकंड केस को देखते हैं कि सेकंड केस क्या बोलता है। सेकंड केस यह है कि अगर हमारा कोई कंडक्टर है, इसके अंदर करंट आई जा रही है, हमने क्या करा, यहां पर एक चार्ज को फेंक कर मारा, मतलब उसे कुछ वेलोसिटी दे दी, इस पॉइंट से हमने उसे वेलोसिटी दी। हमने कहा कि इसके अंदर नंबर ऑफ जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होंगे। अब जब दोनों की संख्या बराबर है, दोनों के नंबर्स बराबर हैं, तो होगा क्या कि ये एक न्यूट्रल है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ डेवलप होगा नहीं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो नहीं रहा था, लेकिन एक चीज ऑब्जर्व करने को मिली कि जब हमने उस चार्ज को वेलोसिटी देकर फेंका या फिर वेलोसिटी देकर छोड़ दिया, तो वहां पर हमें देखने को मिला यह चार्ज सीधे ना जाकर कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट हो गया, मतलब मुड़ गया। अब यहां से थोड़ा थोड़ा लोगों के दिमाग में आना शुरू हुआ
कि इस पर एक फोर्स लगी, इस चार्ज पर एक फोर्स एक्ट करा, फोर्स महसूस हुआ। फोर्स जब महसूस हुआ तो लोगों को एक कदम आगे सोचना शुरू किया कि अगर कोई चार्ज हमने फेंका और उस पर फोर्स लगने की वजह से वह चार्ज कुछ इस डायरेक्शन से इस तरह से मूव करने लगा, तो उस पर जब फोर्स लगा तो वह मूव तो किया, लेकिन हमने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था कि जब भी किसी चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगती है और उस वजह से वह अपने डायरेक्शन को चेंज कर सकता है या फिर अपनी वेलोसिटी को चेंज कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। उस फील्ड की वजह से उस पर फोर्स लगा था कितना, Q टाइम्स ऑफ E। मानते हो? फील्ड ना होती तो उसके ऊपर कुछ फोर्स नहीं लगता, मतलब उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से ही फोर्स लगा। सेम वही कॉन्सेप्ट दिमाग में आई कि अगर यहां पर कोई चीज होती ना, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, तो अगर इसके पास अगर कुछ होती ना तो वहां पर डिफ्लेक्ट होना तो था ही नहीं कुछ, मतलब चार्ज तो हमारा डिफ्लेक्ट होता ही नहीं। तो वहां से कॉन्सेप्ट डेवलप होना शुरू हुआ और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद, बहुत सारी चीज़ों को करने के बाद वहां पर एक चीज़ देखने को मिला। क्या? अब आगे देखना कि उन्होंने क्या करा कि एक वायर में करंट को भेज दिया और वहां पर एक कंपस नीडल, जानते हो क्या होता है एक कंपस नीडल? तुमने देखा होगा बहुत पुराने मूवीज में जो सेलर्स होते हैं वह यूज करते थे, मतलब जो बड़े बड़े मर्चेंट होते हैं वह जो अपने माल को, अपने सामान को बेचने के लिए जब निकलते हैं तो समुद्र के रास्ते निकलते थे पहले, तो समुद्र में डायरेक्शन का कुछ पता नहीं चल पाता था, तो डायरेक्शन को जानने के लिए उन्होंने कंपास निडल का यूज करना शुरू किया, जो कि अपने आप को कहाँ पर रोकता है। कंपास निडल अपने आप को व्यवस्थित कर लेता है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में, तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अपने आप को व्यवस्थित कर लेता है, जिससे उन्हें एक अंदाजा लग जाता है कि नॉर्थ अगर इधर है तो साउथ इधर है, तो नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट भी इधर कहीं होंगे। तो एक थोड़ा सा उन्हें पता चल जा रहा था कि डायरेक्शन कौन सी है। तो हम क्या करते हैं, जो हमें बता देता था क्या कि वहां पर कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब उन्हें तो नहीं पता था कि इस चीज के बारे में, लेकिन वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड होती थी जिसकी वजह से हमारा जो नीडल होता था वह डिफ्लेक्ट करता था। सेम उसी कॉन्सेप्ट को लाया गया कि अगर हमने एक वायर है, हमने क्या किया है कुछ सेटअप बनाया, वहां से कुछ बैटरीज लगाई, बैटरी लगा करके उसके अंदर हमने क्या किया, करंट भेजना शुरू करा, करंट डालना हमने शुरू करा। करंट जब हमने डालना शुरू करा तो हमें देखने को मिला इसके अंदर कुछ डिफ्लेक्शन, मतलब हमने अगर यहाँ पर इस नीडल को यहाँ रखा जस्ट इसके बगल में तो हमें इसके अंदर डिफ्लेक्शन देखने को मिली, मतलब वह कम टाइम के लिए, मतलब बहुत छोटे टाइम के लिए डिफ्लेक्शन था। वह ऐसा नहीं था कि एक बार हमने करंट को डाल दिया तो वहां पर डिफ्लेक्शन ही दिख रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वहां पर झटके से कुछ हुआ लेकिन उसके बाद से फिर उसी सेम पोजीशन में आ गया। झटके से कुछ हुआ जैसे ही हमने करंट को भेजा, लेकिन बाद में फिर से सेम पोजीशन पर आ गया। तो कुछ ऐसा था कि जैसे हम स्विच को ऑन करते ही तुरंत डिफ्लेक्ट होता, फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता। अब ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि वह एक वेरिएबल करंट नहीं होती थी, मतलब अगर हम वेरिएबल करंट देंगे तभी ऐसा होगा कि वह हमेशा डिफ्लेक्ट करता रहे। अब इसे सीखेंगे हम अगले चैप्टर में जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इसके ऊपर अभी यहां तक छोड़ देते हैं। लेकिन यहां से एक चीज पता चल गई कि यहां पर इस वायर की वजह से कोई ना कोई फील्ड है जिसी का नाम रखकर मैग्नेटिक फील्ड रखा गया। ठीक, उसी को हमने कह दिया कि यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड थी वैसे ही सेम एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक चीज को बताया गया जिसका नाम मैग्नेटिक फील्ड है। क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं थे लेकिन उस चीज पे फोर्स लग रहा था, तो इसे मैग्नेटिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं इस तरह से, बी वेक्टर से। अब बोलोगे भैया कि इस पे ऊपर आपने वेक्टर क्यों लगा दिया, वेक्टर साइन क्यों बना दिया? तो मैग्नेटिक फील्ड की एक अपनी डायरेक्शन होती है। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड की अपनी एक डायरेक्शन होती है। अगर करंट, हम अभी डायरेक्शन के बारे में भी बात करेंगे तो अभी डायरेक्शन का चिंता मत करो, लेकिन इतना जान लो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वह एक डायरेक्शन डिपेंडेंट क्वांटिटी है, मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी जब है तो उसके पास कुछ डायरेक्शन होगी, उसके पास कुछ मैग्नीट्यूड होगी, तो इसके पास एक डायरेक्शन होती है,
जिसे डिफाइन करने के लिए अपने कुछ पंजों का इस्तेमाल करते हैं, जिसे आप लोगों ने 9th या 10th में पढ़ लिया होगा। ठीक, तो मैं फिर से आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसे हम डिनोट करते हैं बी वेक्टर से। इसकी जो यूनिट होती है ना, वह होती है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, एक यूनिट। और सेकंड यूनिट होती है टेस्ला, सेकंड यूनिट होती है टेस्ला। और थर्ड यूनिट बोल सकते हो तुम, क्या बोल सकते हो, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ऐसा कुछ आपका होता है। नहीं सॉरी, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर नहीं होता है। अब देखना, मैंने तुम्हें दो यूनिट बताए, न्यूटन पर एम्पियर मीटर और टेस्ला, और थर्ड होती है तुम्हारी वेबर पर मीटर स्क्वायर, जो कि अभी थोड़ी से मेरे दिमाग से निकल रही थी। ठीक, तो 3 यूनिट होते हैं जो कि तुम्हें अधिकतर टेस्ला देखने को मिलेगा। इसे डिनोट करते हैं, इसे डिनोट जो करते हैं उसे हम कैपिटल टी से करते हैं। टेस्ला को कैपिटल टी से हम डिनोट करते हैं। टेस्ला ही सबसे मोस्ट फेमस यूनिट है। और जो इसका एक यूनिट और होता है गॉस। ठीक, एक गॉस भी होता है, लेकिन गॉस का मुझे होश नहीं आ पड़ रहा है, कि थोड़ा सा मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है कि एक गॉस बराबर शायद 10⁻⁻, एक टेस्ला बराबर शायद 10⁻⁻⁴ गॉस होती है। ठीक, तो इसे तुम्हें कहाँ मिल जाएगा, इसे तुम सर्च कर सकते हो नेट पर, या फिर जो मैंने तुम्हें बुक बताया एस.सी. वर्मा सर का, वहां पर तुम्हें यह देखने को मिल जाएगा। तो तुम्हें क्या क्या चीजें अब ध्यान में रखनी है कि मैग्नेटिक फील्ड जैसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी, उसी तरह एक मैग्नेटिक फील्ड आ गया। मैग्नेटिक फील्ड में हमने कैसे पता लगाया कि उसके पास हमने कंपास निडल को रखा वायर के पास, जैसे ही हमने करंट को भेजा उसमें झटका देखने को मिला। और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है नहीं, तो हमें एक अलग कॉन्सेप्ट को लाना पड़ा, देखना पड़ा, उसे ऑब्जर्व करना पड़ा, और हमें पता चला कि वह कौन सी फील्ड है, वह एक मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड को एक बी वेक्टर से डिनोट करते हैं, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी, उसके पास डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन की बात अभी करते हैं, लेकिन उससे पहले इसकी यूनिट को देख लो, न्यूटन पर एम्पियर मीटर और टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये 3 यूनिट हैं जो कि तुम्हें अब याद रखने हैं। इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, कहीं भी नहीं पूछता है। ठीक, तो बस तुम्हें थोड़ा सा याद होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं याद हो पा रहा तभी कोई बात नहीं है। ठीक, तो ये रहा यहाँ तक का तुम्हारा अब पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। अब इसके बिहाइंड द सीन्स हमने देख लिए कि कहाँ से यह पैदा हुआ। अब आगे जो हम देखने वाले हैं ना, एक मिनट, अब आगे जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जितने भी चीज़ें डिस्कस होंगी वह किसके ऊपर होंगी, वह इसलिए होंगी कि हम अलग अलग शेप की वजह से, अलग अलग शेप की वजह से क्या निकाल पाएं, हम मैग्नेटिक फील्ड को निकाल पाएं, मैग्नेटिक फील्ड को निकाल पाएं। कुछ लेक्चर्स में तुम्हें यही देखने को मिलेगा कि हम क्या कर रहे होंगे कि अलग अलग जो शेप्स होंगे, सिलेंडर होगा, वायर होगा, सर्कुलर रिंग होगा, इन सारे चीज़ों की वजह से हम क्या निकाल रहे होंगे, मैग्नेटिक फील्ड को निकालने की कोशिश कर रहे होंगे। अब इन सारी चीज़ों को निकालने के लिए, जैसे सर्कुलर वायर की वजह से निकालने के लिए, सर्कुलर वायर की वजह से निकालने के लिए, और सिलेंडर की वजह से निकालने के लिए, सिलेंडर की वजह से निकालने के लिए, इन सारे चीज़ों को निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एक लॉ का यूज करेंगे जिसका नाम है बायोट-सवर्ट्स लॉ। इसे हम बोलते हैं बायोट-सवर्ट्स लॉ। इस लॉ का हम यूज करेंगे इन सारे चीज़ों से मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए। अब बायोट-सवर्ट्स लॉ होती क्या है, इसे अभी हम तुरंत देखने वाले हैं अगले पेज पर। अब चलो यहाँ से शुरुआत होती है तुम्हारे चैप्टर की। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आती है वो हमारी है बायोट-सवर्ट्स लॉ, जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था और होना भी चाहिए। बहुत मस्त टॉपिक है। ठीक, बायोट-सवर्ट्स लॉ आखिर है क्या, लोगों को फील नहीं पाता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि बायोट-सवर्ट्स लॉ एक तरह का लॉ है जिसे इसलिए बनाया गया है, इसलिए बताया गया है कि आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड निकालना आ जाए। मतलब इसका सिर्फ एक मकसद है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालने का एक फार्मूला दे दिया जाए, जिसके भरोसे आप लोग एक बड़े बड़े शेप साइज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीख लो। ठीक, तो इसका सिर्फ एक मकसद है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना आ जाए। तो इसका जो इसमें सारी चीजें दिख रही हैं उसका मतलब क्या है, तो बायोट-सवर्ट्स लॉ जो लागू होता है वह सिर्फ लागू होता है एक छोटे से पार्ट के लिए, छोटा एलिमेंट के लिए। ठीक, तो छोटे एलिमेंट के लिए ये लॉ बनाया गया है। अब छोटे एलिमेंट के लिए बनाया गया तो हमें बड़े एलिमेंट के लिए अगर निकालना हो, मतलब अगर हमें बड़े एलिमेंट का यूज करके बड़े शेप के लिए निकालना हो, ठीक, तो बड़े शेप के लिए निकालने के लिए हम उसे क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट कर दोगे तो तुम्हें उस छोटे छोटे चीज का ऐड ऑन करके मिल जाता है तुम्हें पूरे बड़े साइज का मैग्नेटिक फील्ड। मतलब यह छोटे से मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जिसे हम बोल देते हैं डीबी।
छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताता है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, डीबी। इस छोटे से डीबी को अगर हम इंटीग्रेट करते चले जाएं तो हमें पूरे शेप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मिलता चला जाता है। तो आगे हम जब पढ़ेंगे, जैसे हमारे करंट कैरिंग कंडक्टर होगी, मतलब इनफाइनाइट कंडक्टर की बात हो गई, तो इसी की मदद से वे सारी चीजें निकलती हैं। और जो सर्कुलर रिंग हो गई, उसकी वजह से हम निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है, तुम्हें टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। जितनी भी चीजें मैं समझाऊंगा वह बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा। अब चलो इस शेप को देखते हैं कि यह बताना क्या चाह रहा है, आपको कहना क्या चाह रहा है। एक हमारा वायर है, इस वायर पर हम एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट जिसका नाम हमने डीएल रख दिया। इस छोटे से एलिमेंट की वजह से हम थीटा एंगल पर जा करके एक आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड को निकालना चाह रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड हम पी पॉइंट पर निकालना चाह रहे हैं, और हमें जो यह मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगा ना, वह सिर्फ एक एलिमेंट की वजह से होगा, जो कि बहुत छोटा एलिमेंट है। अब छोटे एलिमेंट की वजह से जब हमें निकालना आ जाएगा तो उसी को हम बोल देते हैं बायो-सेवर्ट्स लॉ, और उसी का यूज करके हम इसे इंटीग्रेट करके बहुत बड़े बड़े शेप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को निकालना जान लेते हैं। ठीक, तो यह हो गया हमारा पूरी इमेज की क्या मतलब है। इसमें करंट हमारी कुछ ऊपर जा रही है, हमारी करंट ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है, आर डिस्टेंस पे थीटा एंगल पर जाकर हमें मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है। इस पर ध्यान अभी आप लोग मत दीजिए, अभी थोड़ी देर के बाद एक डायरेक्शन के बारे में आपसे बातें होंगी। तो डायरेक्शन जब आपको समझाया जाएगा ना, तो सारे कॉन्सेप्ट आपके सही हो जाएंगे। अब डायरेक्शन की बात मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने का तरीका हम वेक्टोरियली उसे ऐड करते हैं। अब वेक्टोरियली जब ऐड करते हैं तो उसमें हमें डायरेक्शन को डिफाइन करना पड़ता है कि उसकी डायरेक्शन आखिर है क्या। ठीक, तो सबसे पहले अब हम समझते हैं कि बायो-सेवर्ट्स लॉ आखिर है क्या, उसे देख लेते हैं, उसके बाद आगे की बातें हम करते हैं। ठीक, तो आगे की बातों को समझने के लिए चलो अब स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। तो सबसे पहले मैं लिखने वाला हूं एक वेक्टर फॉर्म बायो-सेवर्ट्स लॉ का। ठीक, उसका कोई डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ आप लोगों को बस उसे ध्यान में रखना है। डी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बाई आर क्यूब। अब तुम बोलोगे कि भैया यह वेक्टर फॉर्म है। हाँ, तो मैं बता दूं तुम्हें कि यह एक वेक्टर फॉर्म है, इस लॉ का यह वेक्टर फॉर्म है, जिसे तुम्हें अब याद रख लेना है। इसे वेक्टर फॉर्म उतना ज़्यादा यूज नहीं होता, लेकिन तुम्हें इसलिए यह बताना जरूरी था कि तुम्हें इस टॉपिक का जो मतलब छोटे छोटे टर्म्स इसमें दिए गए हैं उसका मतलब तुम्हें समझ में आ जाए। जैसे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या होता है, डीएल क्रॉस आर का क्या मतलब है, हर चीजें तुम्हें अच्छी तरीके से समझाई जाएंगी। तुमने पढ़ रखा होगा क्लास 11th में कि ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है। मतलब तुम्हें ए क्रॉस बी का समझ में आ गया होगा कि मतलब क्या होता है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। मतलब जहां पे भी तुम्हें क्रॉस दिखे ना, जहां पर भी तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट दिखे, इसे हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। ए क्रॉस बी जैसे दिया हो तो वहां पर हम साइन थीटा को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। एक क्वांटिटी और होती है हमारी ए डॉट बी। ए डॉट बी जो होती है वह हमारी होती है ए बी कॉस थीटा। अब तुम बोलो कि भैया आपने दो वेक्टर का मल्टीप्लाई किया, तुम्हें एक स्केलर चीज मिल गई। मतलब तुम्हें वेक्टर अगर नहीं आता है तो थोड़ा सा जाकर उसे पढ़ लेना। ए क्रॉस बी का मतलब होता है ए बी साइन थीटा, सिर्फ इतना तुम याद रखो। ठीक, तुम इतना याद रख लो और बाकी सारी चीजें मैं तुम्हें समझा दूंगा। फिर इसे आगे बढ़ाते हैं। अगर तुम पूछोगे कि डीबी क्या है, तो डीबी है तुम्हारा छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड। छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, छोटे से एलिमेंट की वजह से। छोटे से एलिमेंट की वजह से छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा डीबी है। म्यू नॉट बाई 4 पाई को क्या बोलते हो, म्यू नॉट बाई 4 पाई को हम बोलते हैं परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, या फिर वैक्यूम बोल सकते हो, वैक्यूम, या फिर एयर भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, वैक्यूम या एयर।
ठीक, तो म्यू नॉट अपन 4 पाई को हम बोलते हैं परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसे तुम्हारा एप्सिलॉन नॉट होता था, जैसे तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक में एप्सिलॉन नॉट डिफाइन किया गया था, सेम उसी तरह का कॉन्सेप्ट है कि परमेबिलिटी क्या होती है। परमेबिलिटी का सीधा सा मतलब है कि कितना स्ट्रांग हमारी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है। म्यू नॉट बाई 4 पाई कितनी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड को ही दिखाता है। ठीक, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू क्या होती है? म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू तुम्हारी होती है 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। अब बोलोगे भैया कि अगर म्यू नॉट की कोई वैल्यू पूछे तो म्यू नॉट की वैल्यू तुम्हारी हो जाती है 4 पाई गुड़े 7 रहेगा 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक, यह चीजें तुम्हें याद होनी चाहिए क्योंकि यह तुमसे कोई भी कभी भी पूछ सकता है, या और तुम्हें एग्जाम में जब सॉल्व करोगे क्वेश्चन ना, तुम्हें इस चीज की वैल्यू तुम्हें हमेशा पता होनी चाहिए। कौन सी वैल्यू? एक मिनट, तुम्हें 10⁻⁻7 तो हमेशा याद होना चाहिए। 10⁻⁻7 हर वक्त तुम्हें याद होना चाहिए। ये तो तुम्हारे लिए कंपलसरी उतना नहीं है, लेकिन इतना तो तुम्हें पता होना चाहिए। अब बोलोगे कि ये इसका क्या मतलब है कि 4 पाई गुणे 10⁻⁻7 आ गया? कुछ भी नहीं है। 4 पाई की जगह यहाँ पर रखोगे म्यू नॉट की जगह 4 पाई गुणे 10⁻⁻7, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसल आउट होता है और बचता क्या है? 10⁻⁻7। ठीक, तो इसे हम बोलते हैं परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम और एयर। समझ गए? डीएल क्या है? डीएल हमारा छोटा सा एलिमेंट है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। छोटा सा एलिमेंट है डीएल, हमारा छोटा सा एलिमेंट है। छोटा एलिमेंट है किसका? वायर का। छोटा एलिमेंट किसका है? वायर का। अब बोलोगे आर क्या है? तो आर तुम्हारा वह डिस्टेंस है जहां पर तुम्हें क्या फाइंड करना है? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो आर तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने वाला पोजीशन है, जहां हमें उस पोजीशन पे पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड आर डिस्टेंस पे कितनी है। अब आर को ही हम वेरी करा करा के निकाल लेंगे कि हमें कहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा। ठीक, इतना समझ में आ गया? अब चलो दूसरे पेज में जाते हैं और इसके स्केलर फॉर्म को देखते हैं। यह तुम्हारा हो गया वेक्टर फॉर्म, यह तुम्हारा हो गया वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म उतना ज्यादा यूज नहीं होता, बस तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि इसी से तुम्हारा क्या होता है? स्केलर फॉर्म डिराइव होता है। अब डीबी इज इक्वल टू तुम्हें पता चल गया कि होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई इंटू डी एल क्रॉस आर। अगर तुमसे कोई यह डेरिवेशन पूछे ना तो इसका कोई डेरिवेशन नहीं है। अगर तुमसे कोई बता भी रहा है कि डी एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मैग्नेटिक फील्ड के। डीबी मतलब डीबी के प्रोपोर्शनल है, आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डीबी के, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक, बस तुम्हें एक तरह का समझ लो, एक तरह का तुम्हें भुलवाया जाता है, एक तरह का तुम्हें बस अपने ऊपर भरोसा दिलाने के लिए सारी चीजें बताई जाती है। ऐसा कुछ है बट उसे बताने का कोई मतलब नहीं है। यहां से दिख तो रहा है कि डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डीएल क्रॉस आर के है, चीजें ना दिख रही है ना। डीएल है, डीबी है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, तो इसके बताने का कोई मतलब है नहीं। बार बार उसे फिर लिखेंगे, इतने इक्वेशन से यह आता है। तो सीधे याद रखो कि तुम्हारा यही होता है जो होता है, मतलब बायो सेवर्ट्स लॉ तुम्हारा यही है। आई इंटू डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यूब यह होता है। इससे आगे जब तुम बढ़ोगे तो तुम लिखोगे कि डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई। डीएल क्रॉस आर को क्या लिख सकते हो? डीएल क्रॉस को आर को लिख सकते हो डीएल, मैंने बताया तुम्हें ए क्रॉस बी को क्या लिख सकते हो? ए बी साइन थीटा। तो डीएल क्रॉस आर को क्या लिख सकते हो? डीएल इंटू आर इंटू साइन थीटा। नीचे तुम्हारा आर क्यूब है, आर क्यूब नीचे लिख दो। एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो गया, बचा 2। तो मतलब इसके बाद जो आया वह आया डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। सॉरी, तो यह तुम्हारा सबसे ज्यादा यूजफुल है। एक बार मैं और साफ साफ लिख देता हूं, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। एक चीज मैं तुम्हें और बताना चाहता हूं, क्या? जो आई इंटू डी एल है हमारा, जो
आई इंटू डी एल है, आई, एक मिनट देखना, जो हमारा आई इंटू डी एल है, सॉरी मतलब इंटू लगा सकते हो, उसे क्रॉस मत पढ़ लेना तुम लोग, सिर्फ इंटू है भाई, एक मिनट। अगर मैं आई इंटू डी एल की बात करूं तो इसे हम बोलते हैं करंट एलिमेंट। करंट यूज है इसलिए मैं इसे बता रहा हूं, करंट एलिमेंट। अब आई इंटू डी एल को हम बोलते हैं करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट क्या है भैया? अब करंट एलिमेंट हमारा कुछ इस तरह से दिखता है, जैसे देखना यहां पर हमने डीएल डिस्टेंस यहां पर लिया, मतलब हमने डीएल एलिमेंट लिया छोटा सा, तो आई मल्टीप्लाई बाय डीएल जो है ना, आई मल्टीप्लाइड बाय डीएल, इसी को हम बोलते हैं करंट एलिमेंट। अब जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, आई इंटू डीएल को ही हम बोलते हैं करंट एलिमेंट, जिसकी डायरेक्शन, करंट एलिमेंट की जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन, करंट एलिमेंट की जो डायरेक्शन होती है वह करंट की डायरेक्शन के बराबर होती है। करंट डायरेक्शन सेम एज करंट डायरेक्शन, सेम एज करंट डायरेक्शन, ठीक, करंट के डायरेक्शन के बराबर ही होती है। तो क्या समझ में आया? आई इंटू डीएल को हम बोलते हैं करंट एलिमेंट, एक नाम दिया गया है, आई मल्टीप्लाइड बाय डीएल को हम बोलते हैं करंट एलिमेंट। और करंट एलिमेंट का जो डायरेक्शन होता है वह करंट की डायरेक्शन के सेम होता है, जैसा करंट का डायरेक्शन होगा वैसा करंट एलिमेंट का डायरेक्शन होगा। तो आई इंटू डी एल हमारा करंट एलिमेंट और उसका डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में ही होता है। अब एक टर्म और देखना ध्यान से, थोड़ी थोड़ी चीजें हैं लेकिन याद हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा कौन सी हमारी ली गई है, हमने थीटा कौन सा यूज किया है, थीटा कौन सा हमने यूज किया? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जहां पर लोग गलती करते हैं वह थीटा में ही होता है। थीटा हमारा कौन सा है? थीटा हमने ये डीएल एलिमेंट लिया, डीएल एलिमेंट से आर डिस्टेंस पे जाने के बाद उसके बीच का जो एंगल बन रहा है ना वह हमारा थीटा है। तो मतलब थीटा कौन सा एंगल हुआ? थीटा, एक मिनट, हम यहां पर इसे इस तरह से दिखाने की कोशिश करते हैं कि थीटा जो है ना, थीटा करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट, थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर या फिर जो पोजीशन है तुम्हारा जहां पर हम निकालने जा रहे हैं वहां के बीच का एंगल है। अब करंट एलिमेंट का डायरेक्शन तो हमारा देखना क्या है, करंट एलिमेंट का डायरेक्शन तो हमारा यही है, थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड द पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर है, थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर, तो इसके एंगल, बीच का एंगल थीटा ही तो है। तो हर चीजें यहां से अब तुम्हारी कवर हो गई हैं बायो-सेवर्ट्स लॉ में। अब देखो ना, एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं तुम्हें। थीटा क्या है? थीटा, थीटा है एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट, करंट, इसे अपने कॉपी में तुम लोग लिख लेना, करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। थीटा जो है हमारा करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर का बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर। और क्या बताना है तुम्हें? आई इंटू डीएल को ही हम बोलते हैं करंट एलिमेंट, जो करंट एलिमेंट की यह वैल्यू बताई गई है वह आई इंटू डीएल के बराबर होती है, आई इंटू डीएल। इसकी जो डायरेक्शन होती है वह कैसी होती है? इसकी डायरेक्शन सेम होती है करंट के डायरेक्शन की। तो आई इंटू डीएल करंट एलिमेंट है, उसकी डायरेक्शन जो होती है वह करंट के डायरेक्शन में होती है। और क्या बताना है तुम्हें? और कुछ भी नहीं, बस इस फार्मूले को तुम याद कर लेना, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई इंटू डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, जो कि स्केलर फॉर्म है किसका? बायो-सेवर्ट्स लॉ का, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला लॉ है। ठीक, तो यह रहा तुम्हारा कुछ कुछ चीजें। आगे आएगा तुम्हारा एम्पियर सर्किटल लॉ, जो कि इसका कुछ ना कुछ हल्का काम कर देगा, लेकिन
उससे कुछ सिमेट्रिक बॉडी के ही हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाते हैं। तो इसे ज़्यादा याद रखना, ठीक। तुम्हारे कोर्स में तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा, चाहे यूज हो चाहे कम यूज हो, ठीक। तो ये रहा तुम्हारा, यहाँ से खत्म होता है तुम्हारा बायो-सेवर्ट्स लॉ। अब आते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट पे। अगला कॉन्सेप्ट जो हमारा है वह है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में मैंने बात पहले से कर रखी है। यह है हमारा कंडक्टर जिसके अंदर करंट आई, मतलब जिसके अंदर करंट का फ्लो हो, उसे हम करंट कैरिंग कंडक्टर बोलते हैं, ठीक। तो उसी की वजह से हमें पी पॉइंट पर देखना, ध्यान से इस इमेज को समझो। ये हमारा ए बी एक क्या है, वायर है, कंडक्टर है, जिसमें करंट आई हमारी जा रही है। यहां से हम पी पॉइंट पे, यहां से पी पॉइंट पर आकर के आर डिस्टेंस पे जा करके मैग्नेटिक फील्ड को निकालना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा, अभी ऊपर वाली चीज को छोड़ दो तुम लोग, इसके ऊपर ध्यान मत देना। जितनी मैं बातें बता रहा हूं उसके ऊपर सिर्फ ध्यान दो। इसके बारे में मैंने बताया, अभी यहां तक की बात की, तो इस पे ध्यान देना। तो मैंने क्या बताया कि यह तुम्हारा ए बी एक वायर है जिसमें करंट आई जा रही है। हमें पी पॉइंट पे जाकर आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है इस वायर की वजह से आने वाली। डायरेक्शन का चिंता मत करो कि भैया आपने डायरेक्शन भूल गए, डायरेक्शन अभी बात होगी। डायरेक्शन का एक अलग कॉन्सेप्ट तुम्हारे लिए लाया गया, तो इसकी चिंता तो बिल्कुल भी मत करना, ठीक। हर चीजें तुम्हें कवर करा के जाऊंगा मैं। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्या, यह हमारा एक कंटिन्यूअस बॉडी है, मतलब हमारा जो कंडक्टर है वह तो छोटा सा एलिमेंट है नहीं। तो हमें जो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका पता है, अभी हमें छोटे से एलिमेंट की वजह से पता है, जो कि बायो-सेवर्ट्स लॉ है। अब छोटे से एलिमेंट की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना आता है, तो हम करेंगे क्या, छोटे से मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए छोटे से वायर की वजह से हम कुछ थोड़ा सा तूफानी करेंगे। इसका मतलब क्या है कि हम यहां से आते हैं कुछ डिस्टेंस नीचे, मान लेते हैं डिस्टेंस हमने x चला, या फिर l मान लेते हैं, थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा। इसे हम मान लेते हैं कि l डिस्टेंस हमने नीचे चला, और हम यहां पर आकर हमने एक dl एलिमेंट लिया, अब dl एलिमेंट लिया तो हमने क्या करा, यहां से कुछ एंगल भी तो चला। जैसे हमें P पॉइंट पर निकालनी है तो हमने O पॉइंट से L डिस्टेंस चला और DL एलिमेंट ले लिया, और हमने P पॉइंट से मान लेते हैं एंगल जो कवर किया ना, मान लेते हैं वह एंगल कवर्ड हमारा कितना है, थीटा है। मान लेते हैं कि हमने P पॉइंट से जो DL एलिमेंट है वह एंगल थीटा पर है, और O पॉइंट से वह डिस्टेंस L डिस्टेंस पे जाकर DL एलिमेंट हमने लिया है। हमें एंगल कौन सा चाहिए होता है, हमें एंगल चाहिए होता है करंट एलिमेंट और पोजीशन जो हमारा वेक्टर होता है। अब मान लेते हैं कि यह डिस्टेंस हमारा, सॉरी इसे थोड़ा सा मैं तुम्हें यहां पर कुछ करके दिखाने वाला हूं, तो थोड़ा सा दिक्कत मत लेना, 1 मिनट मैं इसे मिटा देता हूं। थोड़ा सा तुम्हारे क्लैरिटी के लिए मैं इसे मिटा देता हूं और यहां पर एक नई चीज को लाता हूं, देखना क्या है। मैं बता रहा हूं कि यह डिस्टेंस मान लो तुम्हारा जो है वह a है, मान लो यह डिस्टेंस तुम्हारा a है, मान लो यह डिस्टेंस तुम्हारा a है और यह तुम्हारा r है, जो कि तुम्हें कहां पर दिखा था, बायो-सेवर्ट्स लॉ में। बायो-सेवर्ट्स लॉ में क्या था, एंगल हमने कौन से लिया था, सबसे पहले इसे बताओ। यह हमारा थीटा है, यह एंगल, यह छोटा सा एंगल हमारा थीटा है, यह हमारा 90 है, तो यह कितना हुआ, यह हमारा हुआ 90 माइनस थीटा। ध्यान से सुना, यह छोटा सा एंगल हमारा थीटा है, यह हमारा 90 है, तो यह एंगल कितना हुआ 90 माइनस थीटा, तो यहां पर लिख दो 90 माइनस थीटा। कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, कलर कौन सा लें, चलो इसे देखते हैं। मान लेते इसका एंगल 90 माइनस थीटा आ गया हमारा। एंगल हम कौन सा लेते हैं, करंट एलिमेंट, हमारा करंट एलिमेंट तो यही हुआ, इसकी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन ऐसे है, तो करंट एलिमेंट हमारा DL इंटू आई, करंट की डायरेक्शन ऐसी हुई, करंट एलिमेंट की डायरेक्शन ऐसी, और पोजीशन वेक्टर हमारा इस तरह से, कुछ इस तरह से हमारा, मतलब एंगल हमें कौन सा लेना है, 90 माइनस थीटा वाला एंगल लेना है। अब लगाओ, तुम्हें एक DL एलिमेंट पता चल गया।
अब इसकी वजह से छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें निकालना मैंने बता दिया है, जो कि बायो-सेवर्ट्स लॉ है। बस सिर्फ उस फार्मूले को यहाँ पर रखो, डीबी वेक्टर डीबी इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा होता है। थीटा के जगह पर क्या रहेगा, थीटा के जगह पे क्या रहेगा इस क्वेश्चन के हिसाब से 90 माइनस थीटा बाई आर स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर मतलब यहाँ से हमारा जो डिस्टेंस है वह कितना है, एक्स आर डिस्टेंस है, यहाँ से हमारे डिस्टेंस पे ही तो है, तो आर डिस्टेंस पे हमने 90 माइनस थीटा मतलब एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर और बाई आर स्क्वायर कर दिया। अब एक चीज समझना तुम लोग, इसे लिखोगे म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 माइनस थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और 90 के केस में हमारा एंगल मतलब जो साइन होती है वह कॉस में चेंज होती है, तो कॉस हो गया। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सभी पॉजिटिव होते हैं, तो मतलब कॉस थीटा ही हमारा रहेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसे सिर्फ याद कर लो कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहां पर रख दो कॉस थीटा, यहां पर हम कलर को थोड़ा दूसरी कलर को लेते हैं, ठीक, कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर लिखोगे, यहां पर हो जाएगा तुम्हारा डीबी। अब हमें तो यह छोटे से एलिमेंट की वजह से पता चला है, हमें कैसा चाहिए, हमें बड़े बड़े एलिमेंट की वजह से चाहिए, मतलब हमें तो पूरे वायर की वजह से चाहिए, हमें तो पूरे वायर की वजह से चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन हमें पता कितना है, हमें पता है सिर्फ छोटा सा पता है, लेकिन हमें पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसे इंटीग्रेट करना शुरू कर देंगे। इंटीग्रेट कैसे होता है, इस तरह से कुछ ऐसे करली लाइंस बनाते हैं, ठीक। तो हमें अब देखना कहाँ से कहाँ तक हम अपनी लिमिट को पुट करेंगे, लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी। हमारा म्यू नॉट बाई 4 पाई देखना यह कांस्टेंट है, इतनी चीज़ तो हमारी कांस्टेंट है, मतलब या तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट से बाहर ही आ जाएगी, कांस्टेंट है। करंट भी हमारा कांस्टेंट ही है, करंट भी हमारा कांस्टेंट है। रही बात डीएल की तो उसे भी हम डील कर लेंगे, रही बात आर की तो भी उसे हम डील कर लेंगे। तो कांस्टेंट चीज़ों को हम इंटीग्रेशन साइन से बाहर लेते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ डीवी जो होता है ना वह होता है बी के बराबर। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीवी हो जाएगा तुम्हारा बी इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी इसे पहले बाहर निकालते हैं कुछ कांस्टेंट चीज़ों को, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई, इसे बाहर निकाल लिए। हमने बोला अंदर क्या रहेगा, डी एल बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, इतनी चीज़ हमने अंदर रहने दी। हमें एंगल कहाँ से कहाँ तक कवर करनी है, हमें एंगल कहाँ से कहाँ तक जानी है, हमें देखना अभी हम किस पॉइंट पे हैं, हम डी एल एलिमेंट एक छोटे से टुकड़े की वजह से निकाल लें। अभी हमने थीटा एंगल चला है, सिर्फ हमने थीटा एंगल चलकर इस एलिमेंट को पाया है। हमें चलना पड़ेगा पूरा इस एंगल को ताकि हमारा बी पॉइंट यहाँ तक मिल जाए, और इधर चलना पड़ेगा मुझे इस एंगल को ताकि मुझे ए पॉइंट यहाँ पर मिल जाए। तो मान लेते हैं इनकी जो एंगल्स हैं इस टोटल और इस टोटल के बीच में, वह मान लेते हैं φ1 और इससे नीचे φ2 है। समझ गए कि नहीं? अभी तक हमने एंगल सिर्फ इतना कवर किया, लेकिन हमें चलना है इतना, तो हम इसे ले देते हैं φ2। इसे ऊपर वाले को एंगल हमें चलने का इतना, तब हमें भी ए पॉइंट मिलेगा, तो इसे हम बोल देते हैं φ1। सिर्फ कुछ नहीं करा, ध्यान से सुनना। तो हमें चलना है -φ2 से φ1। अब बोलोगे माइनस क्यों? क्योंकि हमारा ये माइनस अपोजिट डायरेक्शन में हम φ2 एंगल को कवर कर, अपोजिट एंगल में देखो हम इसे पॉजिटिव में चल रहे हैं, हम इस तरह से ऊपर चल रहे हैं, लेकिन नीचे हम इस तरह से चल रहे हैं, तो हम अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम एंगल को निगेटिव लेते हैं ना, तो एंगल को तुम वहां पर निगेटिव लोगे। निगेटिव जब लोगे उसके बाद क्या होगा, सिर्फ तुम एक चीज पे ध्यान रखना, तुम्हारा यहां पर कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, जो ट्रायंगल बन रहा है तुम्हारा इसमें, ये ट्रायंगल में कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी। कॉस थीटा होता है बेस मतलब ए बाई हाइपोटेन्यूस कितना है, आर है। तो आर बराबर, सॉरी आर की जगह पे नहीं, सिर्फ हमें आर बराबर निकालना है, आर बराबर ए बाई कॉस थीटा। आर की जगह पे तुम्हें ए बाई कॉस थीटा पुट कर देना है, आर की जगह पे तुम्हें ए बाई कॉस थीटा पुट कर देना है। और मैं एक चीज और यहां पर बता देता हूं,
आर की जगह में तुम्हें यह पुट करना है, इसे याद रख लेना यहाँ पर साइड में। और यहाँ पर मैं tan थीटा निकालता हूँ, कितना होता है tan थीटा। उसी ट्रायंगल में tan थीटा कितना होगा, इसी ट्रायंगल में tan थीटा, इसी ट्रायंगल में tan थीटा होगा तुम्हारा L परपेंडिकुलर बाई बेस, तो L बाई ए यहाँ पर रखो। तो L बराबर क्या होगा, a इंटू tan थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में तुम्हें डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब थीटा को तुम्हें रिस्पेक्ट में रख करके dl को इंटीग्रेट करना है, tan थीटा को इंटीग्रेट करना है। तो लिखोगे तुम dl बाई डी थीटा इज इक्वल टू a tan थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन जो होगा वह होगा सेक स्क्वायर थीटा। तो dl बराबर क्या होगा, dl बराबर हो जाएगा a सीक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। मानते हो, हमने क्या किया, tan थीटा बराबर l बाई ए रखा, tan थीटा बराबर l बाई ए रखा, l बराबर होता है a tan थीटा। हमने थीटा के रिस्पेक्ट में इसे इंटीग्रेट मतलब डिफ्रेंशिएट करा। डिफ्रेंशिएट करने के बाद tan का डिफ्रेंशिएशन a सेक स्क्वायर थीटा और dl बराबर हो गया a सेक स्क्वायर, इसको हमने उस साइड में भेज दिया इंटू थीटा हो गया। समझ में आया इतना? बस जहाँ पर dl है तुम्हें यह पुट कर देना है, जहाँ पर r है तुम्हें यह पुट कर देना है। dl के जगह पे तुम्हें यह पुट कर देना है, जहाँ r है तुम्हें यह पुट कर देना है, सिर्फ कुछ और नहीं करना है। बस अब लिखो अगले पेज पे b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 इंटू आई। उसके बाद लिखोगे dl के जगह पे a इंटू सेक स्क्वायर थीटा, a सेक स्क्वायर थीटा, a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अभी हमने dl का वैल्यू रखी, अब हमें cos थीटा वैसे के वैसे उतार देना है जैसे वहाँ पर था पहले। तो cos थीटा हमने dl के जगह पे इतना रखा और cos थीटा तो हमारा पहले से था प्रेजेंट, और हमें बाई आर स्क्वायर के जगह पे रखोगे तुम a बाई कॉस थीटा, आर के जगह पे रखोगे a बाई कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर करोगे। मानते हो? अब तुम्हारा b की वैल्यू जो होगी वह कुछ इस तरह से आएगी, म्यू नॉट बाई 4 तुम ऐसे सीधे रख लोगे इंटू आई कर लोगे। अब हमें एंगल कहाँ से कवर करना है, हमें φ2 से देखना, हमें φ2 से φ1 चलना है, मतलब -φ2 से φ1। तो -φ2 से φ1 मैंने पहले समझा दिया तुम्हें यहाँ पर, तो एंगल वही रहेगा -φ2 से φ1। फिर -φ2 से φ1 करोगे। समझ में आया? a सीक स्क्वायर थीटा तुम इसी तरह से लिखो इसे, a सीक स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा डिवाइड बाई, कुछ नहीं करा सिर्फ इधर उधर कराया, a स्क्वायर डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। एक a से एक a कैंसिल हो गया, बचा क्या, तुम्हारा a भी कांस्टेंट तुम्हें दिख रहा होगा, a तो कभी नहीं चेंज होगा। देखना a तो हमारा वही पॉइंट है, जैसे यहाँ से हमने a डिस्टेंस चलाया तो कांस्टेंट हमेशा या कहाँ बढ़ रहा है, तो a कांस्टेंट, तो तुम a को भी बाहर ले लो। तो लिखोगे म्यू नॉट बाई 4 आई बाई a को हमने बाहर ले लिया, बचा क्या अंदर, -φ2 से φ1 सीक स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा, इतना बचा। नीचे बचा था तुम्हारा a तो खत्म हो गया, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा नीचे बचा है, कॉस स्क्वायर थीटा तुम्हारा ऊपर चला जाएगा, मैं यहीं पर लिख देता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा मतलब ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा में तुम्हें एक रिलेशन पता होगा, 1 बाई देखना कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है 1 बाई सेक थीटा, 1 बाई सेक थीटा होता है, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 1 बाई, देखो चाहे इसको तुम चेंज कर लो, चाहे इसको चेंज कर लो, चाहे इसको चेंज कर लो, दोनों में से एक चेंज कर लो, एक कट जाएगा। देखना कैसे, समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम लिखोगे b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 आई बाई a -φ2 से φ1, लिखोगे तुम सीक स्क्वायर थीटा को 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, पहले से कॉस पड़ा था तुम्हारा कॉस थीटा इंटू डी थीटा, और ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा है ही। क्या किया मैंने, सेक स्क्वायर थीटा को मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा तुम्हारा पहले से पड़ा था तो यहाँ पर रख दिया, डी थीटा भी पहले से पड़ा था यहाँ रख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा पहले से पड़ा था यहाँ रख दिया।
अब देखना कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल होगा, यहाँ अलग कलर से करते हैं कैंसिल। बचा क्या सिर्फ तुम्हारा कॉस थीटा डी थीटा। लिखोगे क्या, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए इंटीग्रेशन ऑफ -φ2 से φ1 कॉस थीटा डी थीटा। कॉस थीटा का अब एक चीज और याद रखना, कॉस थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है ना विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, वह कितना होता है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन तुम्हारा होता है साइन थीटा। यह चीजें भी तुम याद रख लेना, जितना तुम छोटे छोटे चीज़ों को याद रखोगे यार उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। आई होप कि तुम्हें ये सारी चीज़ें आती हो यार, तुमने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रखा होगा फिजिक्स में। ठीक, अगर हर चीज़ें मैं बताते रह जाऊंगा तो चैप्टर्स ही नहीं कवर हो पाएगा। ठीक, तो छोटी छोटी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए, इसका मैंने इंटीग्रेशन तुम्हें बताया कि यह होता है साइन थीटा, यहाँ पर साइन थीटा रखो और हो जाएगा -φ2 से φ1। लिमिट कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट को पुट करते हैं थीटा की जगह पे, फिर बीच में माइनस लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट को पुट करते हैं। कैसे देखना, यहाँ पर b इज इक्वल टू लिखोगे म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन, लिखोगे φ1, थीटा के जगह सबसे पहले φ1 पुट करोगे, उसके बाद लगाओगे माइनस, बीच में माइनस लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट को पुट करोगे। लोअर लिमिट कितना है हमारा -φ2 है। साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा होता है तुम्हारा माइनस साइन थीटा, इसे भी याद रख लेना। साइन ऑफ माइनस थीटा होता है तुम्हारा माइनस साइन थीटा, सिर्फ यहाँ पर माइनस जो अंदर है उसे बाहर लेते रहो तो यहाँ पर माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा और बनेगा तुम्हारा जो ओवरऑल फार्मूला वह हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन φ1 प्लस साइन φ2। मैंने तुम्हें क्या बताया, मैंने सिर्फ तुमसे इतना कहा कि जो तुम्हारा निगेटिव साइन होगा वह बाहर आ जाएगा। निगेटिव साइन जब तुम्हारा यहाँ से बाहर आएगा तो इस निगेटिव से मिलके पॉजिटिव बन जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव हो गया और तुम्हारा यह फार्मूला आ गया सबसे मस्त। और इसे तुम्हें याद रखना है, बार बार इतना बड़ा डेरिवेशन कोई नहीं करने बैठेगा। डेरिवेशन तो कुछ भी नहीं है, डेरिवेशन के नाम पे बस तुम्हें हर चीज़ें समझाई गई हैं। ठीक, तो डेरिवेशन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन यह चीज़ें तुम्हें याद होनी चाहिए। रोज रोज कोई भी इसे डेरिवेशन नहीं करता है, एक बार तुम्हें याद हो गया तुम जितने चाहो उतने क्वेश्चन इस पर कर सकते हो। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई इंटू साइन φ1 प्लस साइन φ2। अब रही बात कि इसमें φ1 और φ2 तुम्हें चूज कैसे करने हैं, हर चीज़ों का हर मतलब मैं समझाने जा रहा हूँ। b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, मैं एक पेज ऐड करता हूँ यहाँ पर, मैं एक यहाँ पर पेज ऐड करता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ तुम्हें। b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई में म्यू नॉट बाई 4 पाई क्या है, इसे मैंने तुम्हें पहले से बता दिया। म्यू नॉट बाई 4 पाई तुम्हारी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷, जिसकी हम बात कर चुके हैं कि यह परमिएबिलिटी है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। ठीक, परमिएबिलिटी है। अब बचा कौन सा टर्म, बचा हमारा आई, तो हमारा करंट है, आई हमारी करंट है, आई हमारी करंट है। बचा क्या, ए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ए है और हमारी φ1 और φ2 हैं। तो ए क्या है, ए है हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, फ्रॉम वायर, वायर से हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यह, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वायर। यह चीज़ें तुम याद रखोगे कैसे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से देखना, यह डिस्टेंस हमारी है ए, ये कभी चेंज नहीं होने वाला है। ए मतलब तो ए मतलब यही डिस्टेंस तुम बात हो रही है। म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वायर। ठीक, φ1 और φ2 तुम्हें कैसे चूज करनी है, φ1 एंड φ2 की बात रही तो इसे तुम्हें परपेंडिकुलर डायरेक्शन से, मतलब परपेंडिकुलर लाइन से, परपेंडिकुलर लाइन से, परपेंडिकुलर लाइन से अपोजिट डायरेक्शन में मिलेंगे,
जब तुम अपोजिट डायरेक्शन में चलोगे ना तब तुम्हें φ1 और φ2 मिलेंगे। देखना आप कैसे, जब तुमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाई तुम्हें एक डायरेक्शन φ2 मिला जो कि अपोजिट है इसके, मतलब एक दूसरे के अपोजिट एंगल ही हैं, परपेंडिकुलर से हमारे एक दूसरे से अपोजिट एंगल ही है φ1 और φ2। तो मतलब तुम्हें चूज करना आना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें तुम उठा रहे हो और वहाँ पर रख रहे हो। ठीक, अब चलो एक पेज और ऐड करता हूँ, एक जनरल फार्मूला और बताता हूँ कैसे। यहाँ पर एक पेज और ऐड करते हैं और एक जनरल फार्मूला तुम्हारे साथ डिस्कस करते हैं। तुम्हें इतनी चीज़ें तो पता है कि यह डिस्टेंस तुम्हारा ए है, डिस्टेंस तुम्हारा ए है। अगर एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ बन गया। अगर इसे मैं थोड़ा सा सही करने की कोशिश, देखना इसमें करंट तुम्हारी आई जा रही है। अगर तुम्हें यह एंगल पता हो और यह एंगल पता हो, अभी तक हमें क्या पता है, यह था और यह था, लेकिन अगर हमें यह एंगल पता हो, यह वाला, और यह पता हो तो क्या करोगे, तो उसके लिए एक जनरल फार्मूला देखना, तुम्हारा यह कितना होगा। अगर तुम इसे अल्फा बोल देते हो, इसे बीटा बोल देते हो, तो यह कितना होगा, यह तुम्हारा हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, यह हो जाएगा तुम्हारा 90 माइनस बीटा, 90 माइनस बीटा होगा, मानते हो। देखो कैसे, यह 90 होता है, यह अल्फा है, तो 180 में से माइनस करोगे 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, और यह 90 माइनस बीटा होगा। इतना समझ में आता है। फार्मूला हमने क्या पढ़ा, फार्मूला हमने पढ़ा b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन φ1 प्लस साइन φ2, इतना हमने पढ़ा। φ1 और φ2 क्या थे, φ1 हमारा यह था, φ2 हमारा यह था, 90 माइनस बीटा और 90 माइनस अल्फा रख दो वहाँ पर। b इक्वल टू हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन, लिखोगे φ1 की जगह पे लिखोगे 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा, φ2 की जगह पर रखोगे 90 माइनस बीटा, 90 माइनस बीटा। अब क्या करोगे, इसे सॉल्व करो, b इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन 90 माइनस थीटा होता है तुम्हारा साइन कॉस थीटा, तो लिखो यहाँ पर कॉस अल्फा, अभी तुम्हें बताया थोड़ी देर पहले, प्लस कॉस बीटा। यह हो गया तुम्हारा बेस्ट वाला फार्मूला। अगर तुम्हें कौन सा एंगल पता हो, अगर तुम्हें यह एंगल ना दे करके, अगर तुम्हें यह एंगल ना दे करके यह एंगल दिया हो, तुम इस फार्मूले को यूज करना, डायरेक्ट तुम्हें आंसर मिल जाएगा। अल्फा और बीटा कहाँ के एंगल हैं, अल्फा और बीटा इस कोने वाले पार्ट के एंगल है, मतलब लास्ट करंट एलिमेंट और इस पोजीशन वेक्टर के, मतलब इस एंगल और इस एंगल की बात हो रही है। तो अभी तक हमने इस एंगल के बारे में पढ़ा था, लेकिन अब हमें एक जनरल फार्मूला और मिलेगा कि अगर यह एंगल और यह एंगल पता हो। ठीक, यह सेकंड कॉन्सेप्ट हो गया। इसे भी तुम चाहो तो याद कर लेना, नहीं तो तुम इसे डिराइव कर सकते हो बहुत आसानी से, कुछ दिक्कत है नहीं। ठीक, अब रही बात किसकी, रही बात अभी तक हमने क्या पढ़ा, जितने भी हमने वायर के बारे में पढ़ा वह ना कहीं पॉइंट पे टर्मिनेट कर रहे थे। अगर हम इनफाइनाइट वायर की बात करें तो क्या होगा, इनफाइनाइट वायर समझते हो ना, मान लो ये हमारी वायर है, यह इनफाइनाइट वायर मान लो कुछ थोड़ी बड़ी है। इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं होता कि वह इनफाइनाइट तक जाएगी, उसका सिर्फ इतना मतलब होता है कि तुम्हारे ये बीच वाले डिस्टेंस है ना, जो ए डिस्टेंस है तुम्हारा, उसके रिस्पेक्ट में वायर थोड़ी बड़ी होगी। अगर तो मेरे पास यह पेन है, तो अगर मैं छोटा सा पॉइंट इसके बगल में चूज करता हूं तो उसके लिए यह एक इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट का मतलब ये कभी मत समझना, इनफाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट, उसे रिस्पेक्टिवली देखा जाता है, रिस्पेक्ट में। इनफाइनाइट टर्म रिस्पेक्ट में बताया गया किसके रिस्पेक्ट में वह इनफाइनाइट है, तो ए जो हमारा डिस्टेंस है उसके रिस्पेक्ट में वह इनफाइनाइट वायर है। अब हम उस फार्मूले का यूज करेंगे जो हमने अभी तक डिराइव करा है, क्या, b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन φ1 प्लस साइन φ2, समझ गए, इसका यूज करेंगे।
अगर मैं तुमसे कहूँ कि यह एक इनफाइनाइट वायर है, तो मैं अगर इसे मिलाना चाहूँ, यहाँ से मिलाना चाहूँ, कुछ सेंस बना नहीं रहा है, क्योंकि यह तो फाइनाइट नहीं हुई ना। फाइनाइट का मतलब बहुत बड़ा, मतलब ये ऊपर बढ़ता चला जा रहा है, या ऊपर बढ़ता चला जा रहा है, तो हमें इस तरह से हम उसे चूज नहीं कर सकते। ऊपर बढ़ा चलता जा रहा है तो हम क्या करेंगे, हमारा जो एंगल है, देखना, सबसे पहले हमने इस पॉइंट को लिया था तो हमारा एंगल कुछ इतना आया था। अब हम इस पॉइंट को लें तो हमारा एंगल कुछ थोड़ा बढ़ गया। अगर हम इस पॉइंट को लें तो हमारा एंगल और बढ़ गया। अगर हम इस पॉइंट को लें तो हमारा एंगल और बढ़ता चला जाएगा। अगर हम इस पॉइंट को लें, इस पॉइंट को लें, मतलब और ऊपर वाले पॉइंट को, तो यहाँ एंगल हमारा और बढ़ गया। इस पॉइंट को लेते और बढ़ जाएगा, इस पॉइंट को लेते और एंगल हमारा बढ़ जाएगा। और इनफाइनाइट एक ऐसा पॉइंट है, इनफाइनाइट एक ऐसा पॉइंट है जो कि तुम्हें यहाँ से देखने पर एक 90 डिग्री का एंगल बनता ही दिखेगा। मतलब तुम दोनों तरफ चलोगे ना, तुम्हें 90 डिग्री का ही एंगल मिलेगा। कैसे? हमने इस डिस्टेंस को कवर करा इतना एंगल, 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 इस डिस्टेंस को कवर करा इतना एंगल। मतलब तुम्हें एक टाइम बाद ऐसा होगा कि तुम अपने पूरे सिर को उठा दोगे, तब तुम्हें जाकर वह दिखना शुरू होगा। मतलब 90 डिग्री तुम यहाँ से अपने सिर को उठा दोगे, तब तुम्हें वह पॉइंट मिलेगा। मतलब 90 और 90 दोनों साइन, φ1 की जगह पे 90 और φ2 की जगह पे 90 रख दोगे, तो यह इनफाइनाइट वायर, फॉर इनफाइनाइट वायर। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? फाइनाइट वायर से देखा था, अब इनफाइनाइट वायर की बात हो रही है। तो इनफाइनाइट वायर अक्सर तुम्हें आता रहता है ना, क्वेश्चन में बहुत बार देखने को मिलेगा, तो इसलिए इसे तुम याद रखोगे। बहुत छोटा फार्मूला आएगा, μ0/4πi/, ऐसे सेम रहेगा क्योंकि ए डिस्टेंस सेम है, करंट इसमें आई जा रही है, यह सेम है, ठीक, परमिबिलिटी तो सेम ही है। तो साइन 90 रखोगे प्लस साइन 90 रखोगे। 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो लिखोगे μ0I/4π इंटू ए और इंटू 2 लिखोगे इन दोनों को ऐड करने के बाद। 2 से कैंसिल होगा, आएगा कितना आएगा? बी की वैल्यू जो तुम्हारी आएगी होगी μ0/2πi/a। अभी इनफाइनाइट वायर की वजह से आने वाले मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला बनाना तुम्हारा कुछ यह है, देखना कितना इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे तुम याद रख लेना। यहाँ पर मैं थोड़ा सा तुम्हें इंपॉर्टेंट समझाने के लिए यह लिख देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। तो इस फार्मूले को याद रख लेना, B = μ0/2πi/a, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला तुम्हारे लिए हो जाता है। अब आती है सेमी इनफाइनाइट की बारी। अभी डायरेक्शन की बात हो रही है, थोड़ा सा साव धीरा से आराम से सुनो, अभी तुम्हारे डायरेक्शन की बात होगी। तो अगर सेमी इनफाइनाइट की बात करें, सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट का क्या मतलब है भैया? कि एक मान लो वायर है हमारे पास, ये डिस्टेंस एक ही तरफ बढ़ रहा है। मान लो ये तुम्हारा ए डिस्टेंस था इतना, और तुम्हारी वायर यह है, तुम्हारी वायर यह ऊपर वाली है, और यह सिर्फ एक तरफ में बढ़ा है, नीचे वाले पॉइंट में यहाँ टर्मिनेट हो जाता है। नीचे सिर्फ यहीं तक है, नीचे तुम्हारा सिर्फ यहीं इस परपेंडिकुलर लाइन से सिर्फ यहीं से स्टार्ट हो रहा है और ऊपर बहुत बढ़ता चला जा रहा है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम इसकी वैल्यू तो 90 लेंगे, लेकिन यहाँ पर एंगल तो 0 बन गया, यहाँ से तो कोई एंगल ही नहीं बना, तो इसलिए हम φ2 की वैल्यू 0 रखेंगे। तो φ1 हमारा इस केस में होता है 90 और φ2 होता है हमारा 0। तो मतलब इस तरह से यहाँ पर 90 डिग्री आता है और यहाँ पर φ2 की वैल्यू 0 आती है। तो फिर वही फार्मूला लगा दो, B = μ0/4πi/a sin 90 प्लस साइन 0। इसकी वैल्यू तो 0 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो होगा क्या? μ0/4πi/a सेमी इनफाइनाइट वायर का फार्मूला आ गया। यह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे तुम चाहो तो याद कर सकते हो। अगर याद हो जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन नहीं याद होता तब भी कोई दिक्कत है नहीं। इस पर तुम क्वेश्चन इतना ज़्यादा सॉल्व कर लोगे तुम्हें याद हो जाएगा, ठीक। तो यह रहा हमारा सेमी इनफाइनाइट की बात। सेमी इनफाइनाइट में φ1 की वैल्यू 90, φ2 की वैल्यू जिस भी डायरेक्शन में बढ़ा होगा एक साइड में, तो वहाँ की वैल्यू 90 ले लोगे, और एक साइड को टर्मिनेट हो रहा है तो वहाँ पर φ2 की वैल्यू 0 ले लोगे, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ सेमी इनफाइनाइट की बात हो गई, फॉर इनफाइनाइट वायर की बात हो गई। अब φ1 और φ2 मैंने तुम्हें समझा दिया है, अल्फा बीटा मैंने समझा दिया है, हर चीज़ें समझा दिया। अब आता है डायरेक्शन की बारी।
डायरेक्शन सबसे पहले मैं तुम्हें इस जो लिखा है मैंने उसे पढ़ के समझ लो एक बार। जैसे अभी तक हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अपने पहले वाले फार्मूले से, बायोट-सेवर्ट्स लॉ से स्टार्ट करते हैं। अगर बायोट-सेवर्ट्स लॉ में देखोगे तुम कि ऊपर करंट जा रही है ऐसे, तो हमारे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाला पी पॉइंट पर, तो उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से क्रॉस दिखाया गया है। अब एक चीज़ समझ लो, क्रॉस का मतलब होता है कि अंदर की तरफ। जैसे मान लो मेरे पास एक प्लेन ऑफ पेपर है, मान लो मेरे पास एक पेपर है, तो क्रॉस का मतलब होता है कि इस पेपर में जाता हुआ, इस पेपर के अंदर जाता हुआ, मेरे पास एक पेपर है, तो क्रॉस का मतलब होता है कि इस पेपर के अंदर जाता हुआ। और डॉट का मतलब है, दो तरह के होते हैं, एक क्रॉस होता है, एक तरह का डॉट होता है, इसके बीच में डॉट लगा रहेगा, तो डॉट का मतलब होता है बाहर की तरफ आता हुआ। अभी मैं लिख दूंगा उसे, तो तुम याद रखना। क्रॉस का मतलब होता है अंदर की जाता हुआ, और डॉट का मतलब होता है बाहर की तरफ आता हुआ। अगर तुम्हें डायरेक्शन निकालना है तो मान लो यह वायर है हमारी, मान लो बायोट-सेवर्ट्स लॉ की बात हो रही है, इस वायर में करंट हमारी ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो हम अपने थंब को, अपने अंगूठे को हम उसी डायरेक्शन में रखेंगे जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है, और जिस पॉइंट पे निकालना होगा, जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा, हम क्या करेंगे, उस पॉइंट को इस तरह से टच करेंगे। ध्यान से सुनना, हमें इसको, मान लो करंट है, इसमें करंट जा रही है, हमें अपने फिंगर्स को, अंगूठे को, जो अंगूठा है हमारा थंब, उसे हमें करंट की डायरेक्शन में करना है। उसके बाद अपने पंजे को कर्ल करना है उस पॉइंट पर जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है। तो कर्ल जब तुम पी पॉइंट पे इस तरह से करोगे, हमारा वायर कुछ इस तरह से रखा हुआ है, पेपर की अगर बात करें तो इस तरह से हमारा रखा हुआ है, और इस तरह से हमारी करंट जा रही है। तो अगर हम उस पर टच करें अपने कॉपी पे, अब तुम भी टच करो, देखो तुम अपने कॉपी पे एक लाइन खींचो, लाइन में करंट कैसी जा रही है, ऊपर की तरफ, अपने थंब को ऊपर करो, और जो तुम्हारा यह अंगुलियां हैं उस पी पॉइंट पर पॉइंट कराओ। उस पी पॉइंट पर तुम उसे जब टच करोगे, तुम्हें उसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ जाती हुई मिल रही है, मतलब तुम्हें अंदर की तरफ यहां पर मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा। तो क्रॉस का मतलब होता है अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड। कैसे निकालना है देखना, एक बार मैं फिर से बताता हूं। करंट तुम्हारी मान लो ऊपर जा रही है, ऊपर की डायरेक्शन में, तुम्हें थंब ऊपर करना है, उसके बाद उस पॉइंट पर जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है उस पर टच करना है। तो टच करने पर अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है, टच करने पर हमारी सारी अंगुलियां अंदर की तरफ पॉइंट कर रही हैं। अंदर की तरफ जब पॉइंट कर रहे हैं तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर तुम्हें इसकी बात कराऊं तो यहाँ पर भी पी पॉइंट की बात अगर करा जाए तो इसके भी, अगर हम पी पॉइंट की बात करें तो करंट हमारे ऊपर जा रही है, पी पॉइंट हमारा उसके परपेंडिकुलर है, तब भी टच करोगे तब भी तुम्हें अंदर की तरफ ही मिलेगा। मतलब तुम्हारा करंट की डायरेक्शन क्रॉस है। यहाँ पर देखना क्रॉस कैसे, इस तरह से बना लो बड़े गोले को, और यहाँ पर क्रॉस बीच में दिखा दो, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ है। बहुत आसान है यार, कुछ भी नहीं है। इस तरह से तुम मैग्नेटिक फील्ड को निकाल सकते हो। और एक दो नियम और मैं बताता हूं, उसे तुम देखना ध्यान से, कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुनो, पढ़ो इसे। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कैसे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को हम निकालेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ वी ग्रैस्प द कंडक्टर इन द पाम ऑफ आवर राइट हैंड, जैसे या बोल रहा है, मतलब कई तरह के रूल हैं, मैंने जो बताया वो मेरा पसंद है, तुम भी उसे अपना सकते हो, बहुत ज़्यादा आराम है उससे, ठीक। तो कह रहा है कि मान लो तुम्हारे पास एक पेन है, इसमें करंट ऊपर जा रही है, तो इसे तुम्हें हाथ में ऐसे पकड़ लेना है, इस तरह से पकड़ लेना है, और थंब को करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करना है ऑन आवर राइट हैंड में, सो दैट द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट। हमारी करंट की डायरेक्शन कैसे, मतलब हमारे जो थंब की डायरेक्शन होती है वह करंट के डायरेक्शन में होनी चाहिए। देन द डायरेक्शन इन विच द फिंगर्स कर्ल, तो उस डायरेक्शन जिसमें डायरेक्शन कर्ल हो रही है, हमारी फिंगर जिस डायरेक्शन में कर्ल हो रही है, देखना कर्ल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ध्यान से सुनना, ध्यान से अंदर बैठाना। बोल रहा है कि यह हमारी क्या है, यह हमारी एक कंडक्टर है, इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रही है, तो हमें करना क्या है, ऊपर की तरफ फिंगर को करना है और कर्ल करना है अपने हाथ को। तो पी पॉइंट तो हमारा रास्ते में ही पड़ जा रहा है, यहीं पर पड़ जा रहा है, तो पी पॉइंट को टच करने पर कैसे आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अंदर की तरफ आ रहा है। इसे तुम भूल जाओ, इसे जब टाइम आएगा तो तुम इसे मैं समझा दूंगा, लेकिन यह किसी केस में बहुत ज़्यादा वर्क करता है, मतलब वर्क तो इसमें भी कर रहा है, तुम्हें फील नहीं आ पाएगा। तो तुम्हें सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि तुम्हें एक कंडक्टर में करंट अगर ऊपर जा रही है तो अपने थंब को उस तरह से पॉइंट कर लो, जिस भी पॉइंट पर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो ना, उस पॉइंट पर इस अंगुलियों को टच कराओ। अगर ये अंगुलियां अंदर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं तो हमारा
जो करंट होगा वह मतलब मैग्नेटिक फील्ड होगा वह अंदर की तरफ होगा। और एक केस और देखो कि कब बाहर की तरफ होगा। मान लो ये हमारा कंडक्टर है, हमें मान लो इस साइड में कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है, जो हमारा पी पॉइंट है इस साइड में है, तो अब क्या करोगे? ऐसी है, हमने ऐसे रखा, सबसे पहले हमने राइट साइड में अपने अंगुलियों को ठोका, तो वहाँ तो हमें निकालना नहीं है, वहाँ से तो हमें कोई मतलब नहीं है। हमें कहाँ पर मतलब है? हमें इस साइड में मतलब है। तो अब जब टच करोगे उस पॉइंट को अंदर से लाकर अपने अंगुलियों को, देखना ध्यान से, इसमें करंट जा रही है, हमें लेफ्ट साइड में फाइंड करना है क्या? लेफ्ट साइड में हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। राइट साइड में तुम थंब करोगे तो कुछ भी हमें मतलब नहीं है राइट से, तुम इसे घुमाते लाओगे, फिर जब तुम इस पॉइंट पे पी पे पहुंच गए तब टच करोगे, तुम्हें मेरी तरफ आता हुआ दिख रहा है, मेरी अंगुलियां तुम्हें मेरी तरफ करती हुई दिख रही हैं, तो मेरी तरफ मतलब बाहर, यहाँ डायरेक्शन जो होगी वह बाहर डॉट होगी। अगर नहीं समझ में आया तो कल तुम्हें बहुत बेहतरीन डायरेक्शन के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि तुम्हें हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करा देंगे। तो बस आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आई होप कि तुम्हें समझ में आया हो और बहुत मज़ा भी आया हो। मैंने हर चीज़ें समझाई, डायरेक्शन नहीं समझ में आया कोई भी टेंशन नहीं लेना, बहुत सारा क्वेश्चन होगा कल और उसमें तुम्हें वह सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और बस यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो को और मिलते हैं बढ़िया से वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और रिवाइज तो जरूर कर लेना, क्योंकि आज हमारा पहला चैप्टर का मतलब जो मैग्नेट्स के बारे में है उसमें पहला चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो रिवाइज जरूर करके आना। चलो बाय बाय।